सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और इस वक्त इलेक्शन के बाद बहुत बड़ी तादाद में सियासी जमातों ने नताइज को मुस्तरद कर दिया और आज हमने देखा GDA की जानिब से एक बड़ा एहतजाज किया गया, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज शुरू हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से एहतजाज में जा रही है, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने तो यकसर मुस्तरद कर दिया इंतखाबात के नताइज को। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि कई ऐसी सियासी जमातें भी हैं जो कि इस वक्त हुकूमत साजी के अमल को लेकर आगे चल रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज ने सपोर्ट मांगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सपोर्ट जाहिर कर दी और उनको फराहम कर दी, और अब उन दोनों जमातों की जानिब से कमेटीज बन चुकी हैं जो कि अब आगे हुकूमत के फॉर्मूले तय कर रही हैं। उनके साथ MQM भी शामिल है, काफ लीग भी वहां पर मौजूद है, IPP भी वहां पर शामिल है, आज़ाद उम्मीदवारों को भी वहां पर शामिल करने की कोशिशें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन अब ये हुकूमत साजी कितनी मुश्किल होगी और कब तक मुकम्मल हो सकेगी, और अगर हो जाती है तो क्या एक मजबूत हुकूमत इसके नतीजे में बन सकेगी। अभी हुकूमत बनी नहीं है कि मियां नवाज शरीफ ने पहले ही अपना नाम प्राइम मिनिस्टरशिप से पीछे कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने आगे कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप संभालें, और दूसरी तरफ जो एहतजाज चल रहे हैं और जो गुज़िश्ता रोज़ एक बयान मौलाना फजलुर रहमान साहब का सामने आया, वो क्या हक़ाइक़ पर मबनी था, दीगर जमातों का उस पर क्या मौक़िफ़ है, मुख्तलिफ जमातें उस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रही हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नाज़िर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। नाज़िर साहब, ये हुकूमत साजी में ज़ाहिर है आपकी जमात का किरदार बड़ा ही अहम है, यानी जिस जमात को भी हुकूमत बनानी है उसको आपको अपने साथ लाजमी रखना है। 2 कमेटीज बन चुकी हैं, आपकी भी और नून लीग की भी, लेकिन आज ये कमेटियों का इजलास होना था वो मौखर हो गया। क्या वजह है, क्या मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई डेडलॉक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें एक क्राइसिस की सूरत हाल है कि किसी को भी इस तरह की मेजॉरिटी नहीं मिली कि वो हुकूमत साजी कर सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद गैर मशरूत तौर पर कि एक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो जाए, नून लीग को सपोर्ट करने के लिए बात की, और कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो एक इस वक्त क्राइसिस है उसका हल यही है कि एक हुकूमत बन जाए और फिर वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, और उसका जो भी अच्छे इक़दाम होंगे उनमें हमेशा सपोर्ट की जाएगी और कोई भी ब्लैक मेलिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की जाएगी। अच्छा। ये जो कमेटीज़ की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इसमें नून लीग की तरफ से ये बात थी कि आप उसका हिस्सा बने या मज़ीद जो चीज़ें हैं उसमें क्या किया जा सकता है। तो जो हमने बात रखी प्रेसिडेंटशिप के लिए या दीगर चीज़ें, ये उन पर मशावरत है, लेकिन गवर्नमेंट को तो हम जो फ़ैसला हो चुका है वो हमारी CEC का फ़ैसला है, और हमने मुल्क के वसीतर मफाद में ये फ़ैसला लिया है कि इस क्राइसिस की सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए नून लीग की गवर्नमेंट बनाने में सपोर्ट करेंगे। तो शाह साहब ये बताएगा कि आपने यानी पीपल्स पार्टी ने अपनी कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स नहीं रख दी हैं सामने, तमाम ही आईनी ओहदे आपने मांग लिए हैं। अब ऐसी सूरत हाल ऐसी लग रही है कि दरअसल हुकूमत आपकी होगी, लेकिन अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है तो मलबा सारा का सारा नून लीग पर डलेगा। ऐसा नहीं है। हम पहले भी जो ये आईनी जो भी है जगहें उनके लिए जो हम बात कर रहे हैं, तो हम तो उनमें अपनी हमेशा बात करते आए हैं। आपको याद होगा 1997 में पीपल्स पार्टी के पास 18 सीटें थी, लेकिन बीबी ने नॉमिनेशन फाइल किया था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो प्रेसिडेंटशिप के लिए तो सबसे ज़्यादा नंबर्स, और वो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध असेंबली है, सेनेट में हमारे नंबर हैं, नेशनल असेंबली में है, और फिर आपके इल्म में है कि इस दफ़ा हमारे पास बलूचिस्तान में भी नशिस्तें हैं, सूबाई असेंबली में, पंजाब में, KP में। तो इस वजह से हम वो बात कर रहे हैं, और दीगर जगहों पे भी अगर नेशनल असेंबली की बात की जा रही है, तो अगर स्पीकरशिप की बात पीपल्स पार्टी ने की है तो कोई गुनाह नहीं किया। और फिर सेनेट में जब अभी इलेक्शंस होंगे, इस वक्त भी हमारे नंबर काफ़ी हैं, और हम समझ रहे हैं
कि हम मज़ीद जो भी नवंबर में ये जो मार्च में इलेक्शन होंगे, इसमें हमारे पास काफ़ी अच्छी सीट्स होंगी सेनेट में, तो ये बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो कोई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन से नहीं है। उसके लिए हमने बिल्कुल कह दिया है कि उसमें ये रुकावट नहीं आएगी। अच्छा। ये तो इसरार है नून लीग का कि जी आप उसका हिस्सा बने, तो ये इस वजह से इस तरह की सूरत हाल आपको लग रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ब्लैक मेलिंग या इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही। बाकी ये आईनी ओहदे हैं और हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम इनके लिए बात तो कर शाह साहब, ये नून लीग से तो चलें आप गैर मशरूत मुज़ाकरात कर रहे हैं, अच्छी बात है, अब देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों पैगाम भिजवाए जा रहे हैं? उनके साथ बैठने में भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्या? देखें जी, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारा पीटीआई के साथ कोई भी बाज़ाब्ता राब्ता नहीं है। अच्छा। एक तो वाज़ेह सूरत हाल ज़रूर है कि पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं, ज़ाहिर है उनके पास सिंबल नहीं था तो आज़ाद हैं, लेकिन उनको मैंडेट मिला है, वो लोग बड़ी तादाद में जीते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबके मैंडेट का एहतराम करती है। लेकिन पीटीआई की जो वो एक इनफ्लेक्सिबल रही है पॉलिसी, उनके जो चेयरमैन रहे हैं, बानी चेयरमैन, और जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं जो भी सूरत हाल सामने है, तो वो अपनी जगह पे, हमें किसी से भी बात करने में कोई आर नहीं है और ये पॉलिटिकल मूव होती है। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो तो वो डिक्टेटरशिप होती है, और पीपल्स पार्टी डिक्टेटरशिप को तो पसंद ही नहीं करती। तो बात करने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा कोई राब्ता नहीं। और एक और बात जो है कि ये भी पीपल्स पार्टी का असूली फैसला है कि जो 9 मई के किरदार हैं जी, जो मंसूबा साज हैं, उनसे तो जाहिर है हम उनके साथ तो नहीं बैठ सकते, लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो किए जा सकते। लेकिन शाह साहब, ये पंजाब में जो आईनी ओहदे हैं, खासतौर पर स्पीकर का ओहदा, फिर गवर्नरशिप का ओहदा, अगर ये आपको बिलफर्ज नहीं मिले तो इसके बावजूद भी फिर आप लोग नून लीग की सपोर्ट जारी रखेंगे, हुकूमत साजी में उनकी मदद करेंगे? गवर्नमेंट के जो फॉर्मेशन है उसके लिए तो फैसला हो चुका है। अच्छा। और वो चेयरमैन साहब ने, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये वजाहत से बात की है। देखें, वो तो हम इस मुल्क को क्राइसिस की जो सूरत हाल है उससे निकालने के लिए हमने फैसला किया है, उसमें तो हम कायम हैं, वो तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन शाह साहब, अभी ये बिलावल साहब के जो इलेक्शन कैंपेन के आखिरी बयानात हैं, आखिरी स्पीच थी कि अगर एक वोट भी मेरा चोरी हुआ तो मैं चोरी करने वाले के पीछे जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, आप बानी चेयरमैन पीटीआई को भूल जाएंगे, ऐसे में आपके पीछे आऊंगा। तो नताइज को एक्सेप्ट कर लिया आपने, अब ये जो भी नताइज हैं इनके साथ आप आगे चलने के लिए तैयार हैं? देखें, हमें बहुत सारे एतराज़ात हैं, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी तरीके से और आइनी तरीके से ही बात करती है। अच्छा। हमने जहाँ जहाँ हमें इश्यूज़ हैं वो हम कानूनी तौर पर उसका फॉलो अप कर रहे हैं। जो फॉर्म बनाए गए हैं, पहले जहाँ पे एतराज़ात थे हमने वहाँ पे वो अपीलें दाखिल की। अब जिस तरह ट्रिब्यूनल्स बना दिए गए हैं तो हमारे लोग ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। हम जिन के पास फॉर्म 45 हैं और वो मैच नहीं कर रहे जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठ के धरना सियासत शुरू कर दें या हम लोगों को तकलीफ में डालें, रोड ब्लॉक करें। ये चीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। एम्बुलेंसेस फंसी होती हैं, फैमिलीज़ को मसले होते हैं। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन उसका तरीक़ेकार ये नहीं होता कि आप दूसरों को तकलीफ़ में डालें। लेकिन एक प्रोसेस होता है और पीपल्स पार्टी तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इस प्रोसेस को आगे लाना चाहती है, क्योंकि अगर हम इसमें हिस्सा ना लें और गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में ना आए तो आपके इल्म में है कि फिर दूसरे इलेक्शन की तरफ बात चली जाएगी। और दूसरे इलेक्शन जो 3 माह की तो बात की जाती है, लेकिन इसकी कौन ज़मानत देता है कि 3 माह में ही इलेक्शन होंगे, 90 डेज़ में ही होंगे, 60 डेज़ में ही होंगे, या फिर कोई गैर मुइना मुद्दत के लिए बात हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम पहले फेस कर चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के तसलसल के लिए ये फ़ैसला किया है
और हम तो खुद बहुत हमें एतराज़ात हैं जो साहब बड़ी पॉलिटिकल मेच्योरिटी का पीपल्स पार्टी मुजाहरा कर रही है, आज़ाद अरकान के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन दीगर जमातें तो उनको अपनी जानिब खींच रही हैं। इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जो आज़ाद अरकान है वो दो तरह के हैं। एक तो वाकई वो हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, एक वो हैं जो पीटीआई की सपोर्ट से जीते हैं। बिल्कुल, उनको तो हम आज़ाद तस्वुर नहीं करते। हम समझते हैं कि उनके पास अपना मैंडेट है, वो पार्टी के साथ है, लेकिन अब ये फैसला जो होता है ये उसको खुद करना होता है। यहाँ पे पॉलिटिकली तौर पर आपने देखा कि जिस तरह की सूरत हाल थी और जो भी लोग पीटीआई की तरफ से जिनको सपोर्ट की गई, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई ज़्यादा ताल्लुक जो है वो पीटीआई से नहीं रहा। उनकी सीनियर क़यादत पे केसेस थे या वो कई लोगों ने खुद अवॉइड किया, कुछ लोग उनको खुद छोड़ चुके थे, बहुत सारे लोग। तो वो जो लोग आए अब ये उनका फैसला है। बहुत सारे लोग तो इसीलिए पॉलिटिक्स में आते हैं कि वो अपने इलाके के काम करा सकें। तो अगर इस वजह से कोई अपना फैसला खुद करता है तो ये उसके बात है, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। हम उन आज़ाद अरकान पर तो कोशिश कर रहे हैं जो वाकई इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से आता है तो उसको किसी को रोका तो नहीं जा सकता। सही है। अब शाह साहब ज़रा मौलाना साहब के बयान पर हम आते हैं। पीडीएम आप लोगों ने बनाई, बिलावल साहब ने इनिशिएटिव लिया, मौलाना साहब को उसका सरबरा बनाया, एक अदम एतमाद हुई, और आज मौलाना साहब ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने स्टैम्प जो लगाई थी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लगाई थी, उनका प्लान था और अमल यहाँ पर उस पर किया गया। तो ये इस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़? मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाती तौर पर मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे बड़े सीनियर हैं, लेकिन जो वो हैं तो उसका तो खुद भी फिर हिस्सेदार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है अदम एतमाद के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो पहले दिन से था। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी ने ही एक मीटिंग का अरेंज किया था जिसके बाद ये जो बनी थी, जो भी अलायंस बना था उस वक्त, और लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि जमहूरी तरीके पर अमल हो, और जमहूरी तरीका यही होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। सही। जिस पे आपके दोबारा याद दहानी के लिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि ये सब चाह रहे थे कि जी नहीं, इस्तीफे दे दिए जाएं और रोडों पे निकला जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अलहदा हुई थी उनसे। और फिर ये खुद बाद में ये भी उसी बात पे आए, और आपने ये भी देखा कि तारीख के हकायक हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए आइनी तौर पर हटाया गया, और वो पीपल्स पार्टी की ही मूवमेंट थी। तो पीपल्स पार्टी का तो ये शुरू पहले दिन से यही रहा है कि नो कॉन्फिडेंस से देंगे। बाकी हो सकता है किसी और से की बात पे मौलाना साहब या कोई और लोगों ने उनकी बात सुनी हो। अच्छा। हमारा तो मौक़िफ़ पहले दिन से यही था। और देखें, इस वक्त जो एहतजाज हो रहे हैं उसमें कुछ एहतजाज तो हो रहे हैं धांधली के ख़िलाफ़, बिल्कुल, कि जी रिगिंग हो गई और बड़ी धांधली हो गई, और कुछ एहतजाज ये हो रहे हैं कि हमें धांधली से क्यों नहीं जिताया गया। तो ये अब फैसला जो है ये लोगों ने करना है कि किसका एहतजाज जो है वो क्या है और वो कौन क्या चाहता है। लेकिन अब मेरी, क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक अदना सा कारकुन हूँ, मैं यही गुजारिश करूँगा आपके तवस्सुत से कि मुल्क इस वक्त किसी क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं है। बिल्कुल। और अगर कोई इस तरह की कोई एडवेंचर या कोई इस तरह की चीज़ आती है या डिस्टेबलाइज किया जाता है तो मुल्क का डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने का ख़तरा भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो इलेक्शन के सिलसिले हैं ये गैर मुइना मुद्दत तक भी आगे जा सकते हैं। तो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि आज मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए कानूनी तरीक़ेकार अपनाएं, जिसको जो फॉरम बने हुए हैं, हाई कोर्ट में जाना है, ट्रिब्यूनल्स में जाना है, इलेक्शन कमीशन में जाना है, अपनी जो उनके पास अगर वाकई कोई इस तरह के हकायक हैं, कोई शवाहिद हैं कि फॉर्म 45 जो है मैच नहीं कर रहा जो रिज़ल्ट है, तो वो अपना पूरा उनको इख्तियार है
कि वो अपनी वो फाइट करें, लेकिन आईनी और अखलाकी चलें शाह साहब, आप बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर सब फोरम्स भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो फोरम्स कितने मौसर हैं और वो रिप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये भी अपनी जगह पर एक बात है। अब साथ ही रहिएगा आप जरा, शेख रोहेल असगर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो शेख साहब, नासिर हुसैन शाह साहब से भी ये सवाल मैंने किया कि मौलाना साहब ने जो कल बात की और उन्होंने तो ये कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये अदम एतमाद किया, और मौलाना साहब तो इस हक में ही नहीं थे कि अदम एतमाद लाई जाए, और वो ये चाहते थे कि असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। अब ये क्या हकीकत है इस बयान की मौलाना साहब के? मौलाना साहब बड़े बजे हुए सियासतदान हैं। मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि जब ये सब हो रहा था तो मौलाना साहब क्या कहीं हज पे गए हुए थे, उम्रा करने के लिए गए हुए थे, किसी मराकबे में बैठे हुए थे, चिल्ला काट रहे थे। उस वक्त क्या था, उनका अपना जो साहबजादा है जो इस वक्त ईद गए हैं, वो माशाल्लाह एक वफाकी वजीर थे और उनके बहुत सारे लोग भी वफाकी वजीर थे, तो ना लेते उस वक्त इखलाकी तो जुर्र दिखाते कि ये बात हम नहीं कर सकते, हम नहीं मानते आपकी बात। तो ये बातें वक्त गुजरने के बाद ऐसी बातें करना तो अजीब सा लगता है यार, और फिर खास तौर पे इतने बड़े बंदे की ये बातें मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं कब हम लोग समझेंगे, कब लोग अपना रास्ता दुरुस्त करेंगे, मेरी समझ से बाहर। तो शेख साहब, नताइज जो है ना, इंतखाबी नताइज, उनको भी उन्होंने अक्सर मुस्तरद कर दिया है। अब ज़ाहिर केपी में भी उन्हें उनकी तवक्कुआत से कम सीट्स मिली, वफाक में भी उन्हें सीट्स वो बजा फरमाते हैं। वो भी तो इसी माशरे का हिस्सा ना, हर कोई चाहता है कि मैं जीत जाऊं बस। शाह साहब, ये अब आपका बयान अपनी जगह पर, लेकिन उनको दावत क्यों नहीं दी गई? वो 2 रोज पहले हमने देखा एक फ्रेम में सारे सियासतदान बैठे हुए थे, हुकूमत साजी के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन मौलाना साहब का शिकवा है ना उन्हें जरदारी साहब ने फ़ोन किया, ना शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया, ना नवाज शरीफ साहब ने उनको फ़ोन किया। तो फिर जाहिर एक PTI बचती थी, वो उनके साथ जाकर बैठ गए। जहाँ तक मेरे इल्म है कि इनसे राब्ते किए गए और इनको दावत दी गई है, लेकिन वो कुछ बहुत ज़्यादा ही खफा हैं, और जो मैंडेट लोगों ने, अब वो जिनके खिलाफ बात कर रहे हैं, अब ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि मौलाना साहब, मेरे काबिल इज़्ज़त व एहतराम मौलाना साहब जो हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि उनकी सीटें जो गई हैं, और वो सीटें बहुत सारी उनकी गई हैं KP में, और वो जीती हैं जो PTI के सपोर्ट से जो लोग वहाँ पे जीते हैं, और अब वो उन्हीं से इलाक कर रहे हैं। तो ये बात तो वो आपस में तय कर लें कि क्या पहले उन्होंने ये मान लिया कि उन्होंने जो सीटें हारी हैं वो ठीक हैं और PTI ने वो ठीक जीती हैं, तो पहले तो वो ये अनाउंस करें और फिर ये एहतजाज की बात करें। तो ये अजीब सी सूरत हाल है, और ये अब अवाम का फ़ैसला है जो दे दिया है, अब इस पर अमल करना चाहिए। मौलाना साहब को इंतज़ार करना चाहिए 2029 का, और जब इलेक्शन होंगे तो फिर मौलाना साहब ज़रूर कुछ ना कुछ सीटें जीतेंगे। ठीक है, तो अब शाह साहब ज़रा सिंध की सियासत की तरफ थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आप बिला शिरकत गैर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब अगला वज़ीर आला सिंध का कौन होगा? आपका भी नाम इसमें ज़ेर गौर है, मुराद अली शाह साहब तो ज़ाहिर हैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अब दोनों में से या कोई और भी मज़ीद? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी इलेक्टेड MP हैं वो सब अहल हैं चीफ मिनिस्टरशिप के लिए। अच्छा। सब सियासी तौर पर जो हैं हमारे पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ रखता है। मुराद अली शाह साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे सीनियर भी हैं, तो जाहिर है वो सरे फहरिस्त हैं। फिर जिस तरह हमारी जो लीडरशिप की तरफ से जो नाम आ रहा है बीबी फरियाल तालपुर साहिबा का, तो वो तो लीडरशिप है हमारी। जब उनका नाम आ जाता है तो बाकी तो दूसरे कोई भी उसमें नहीं आते। तो ये इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन ये फैसला हो जाएगा और कुछ ही दिनों में, तो जो भी फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। तो शाह साहब, ये जो कराची की हद तक 22 सीटों की बात है, ये नताइज आपके लिए हैरान कुन रहे या परेशान कुन रहे? MQM पाकिस्तान यहाँ से 15 सीटें ले गई, आपको एक्सपेक्टेशन थी, नताइज कबूल कर लिया आपने? देखें, जो MQM को सीटें मिली हैं उस पर हम हैरान ज़रूर हैं, लेकिन परेशान नहीं है कि उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, शेख रोहेल असगर साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो शेख साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ात हैं नताइज पर, दीगर जमातों को भी एतराज़ात हैं, आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुस्लिम लीग नून को भी इस पूरे इलेक्टोरल सिस्टम पर और जो नताइज सामने आए हैं उस पर आप लोग के एतराज़ात हैं? आपके नज़दीक इलेक्शन बिल्कुल साफ और शफाफ हुए हैं? मैं इस बारे में ज़ाती राय दे सकता हूँ, और मेरी ज़ाती राय में यह है कि हमें एक मजाज बन गया है, हमें सिर्फ जीत चाहिए। अच्छा। वो चाहे इलेक्शन हो, चाहे खेल का मैदान हो, कोई भी किसी जगह भी हो, हमें सिर्फ जीत से सरोकार है।
और अगर जीत नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे जी कि कहीं ना कहीं कुछ हो गया जी, धांधली हो गई। तो अगर आप धांधली को रोक नहीं सकते तो फिर छोड़ दीजिए, आप इस काम को, जाके कोई और काम कर लीजिए, फिर वो कारोबार शुरू कीजिए, कोई और मुनाफा बख्श काम कीजिए, तो छोड़े इस काम को। अगर आप ये रोक ही नहीं सकती और आप ये समझते हैं कि ये रुकेगी नहीं, तो फिर आपको कुछ और फैसला करना चाहिए। बस ये मैं वही, आप मेरे को मजाज बन गया वही। तो शेख साहब, ये उसी मिजाज की वजह से हो रहा है कि जो नंबर 2 या नंबर 3 की जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बना रही हैं, और जिनके सबसे ज्यादा नंबर्स हैं उनको वो मौका ही नहीं दिया जा रहा, और उनके लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का इजाजत नहीं देता कि आजाद मिलकर हुकूमत, उनको चाहिए था कि अपने आप को किसी न किसी पार्टी में जम करते, उसका एक हिस्सा बना जाते। तो अगर वो पार्टी आपकी इससे पहले कि अगर आपका अलायंस बन जाता, आपका अलायंस बनने से पहले अगर उनकी कोई पार्टी होती और उस पार्टी के नाम पे वो आ जाते और मेजॉरिटी में होते, तो फिर ये अखलाकी तौर पर बनता था कि आप उनको दावत देते कि जाइए आप जाके हुकूमत बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो अब अलायंस बना है वो नंबर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गए ना। अब उनसे आजाद वालों से इनके नंबर ज्यादा हो गए। अब जब इनके नंबर ज्यादा हो गए तो ऑब्वियसली आप इन्हीं को आप दावत देंगे ना वो बनाने की। और शेख साहब, जो जिस तरह पीपल्स पार्टी की अभी सपोर्ट मिल रही है वो तो बड़ी पार्शल सपोर्ट है, वो बड़ी एक थिन लाइन पर है कि वो कोई ओहदे नहीं मांग रहे, वो सिर्फ आपका प्राइम मिनिस्टर बनवा रहे हैं, और उसके बाद उनके हाथ में होगी ये हुकूमत साजी के अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप की हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे लेकिन आपको वोट दे देंगे, तो देख लीजिए, आप देखते जाइए, 2-4 दिन देख लीजिए। कौन सा इतना लंबा चौड़ा तो नहीं है ना, 2-3-4 दिन की बात है। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद हुकूमत साजी हो जाएगी। और ये सारे आईनी ओहदों की डिमांड है पीपल्स पार्टी की कि सदर भी उनका हो, गवर्नर्स भी उनके हों, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट भी उनका हो। मफरूजों पर बात न किया कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मोहतबाना गुजारिश करूंगा कि मफरूजों पे। और बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 रोज पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि हम ये सारे अपने कैंडिडेट्स लेकर आना चाहते हैं। ये तो बिलावल साहब किसी ने कुछ नहीं कहा। जो बात होगी वो उनके दरमियान बैठ के होगी, जब बैठक होगी बड़ों की, वो आपस में तय कर लेंगे। मेरे और आपके कहने से या मेरे और आपके बात करने से तो मामला तय नहीं होंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो नासिर हमें अच्छा एक और मैं आपको गुजारिश करूँ, हमें हर किसी चीज को फौरी तौर पे उसका नतीजा लेने की बहुत जरूरत है। हम पता नहीं सबर नहीं रहा, वो भी आप ठीक है, ये भी मिजाज बन गया हम लोगों का, मजमूई तौर पर मिजाज है ना, इसी कल्चर का हिस्सा है यार, इसी सोसाइटी का हिस्सा। जब जैसे मतलब हमको ऊपर से तो नहीं आया हुआ ना खास, तो बर्दाश्त और सबर और तहम्मुल तो है ही नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। सही जी। तो नासिर हुसैन शाह साहब, ये अब आप सिंध हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं, ये बताइए कि उसमें आपसे जो मैंने आखिरी सवाल किया था, MQM पाकिस्तान को अब आप उसमें शमूलियत की दावत देंगे? क्योंकि विफाक में तो आप दोनों साथ हैं, सिंध में भी साथ होंगे। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैंने आपसे कहा कि मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखती है। सही, सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम सबसे बात करेंगे, MQM से भी बात करेंगे, हम तो GDA से भी बात करेंगे, जिनकी इस वक्त सिर्फ 2 असेंबली की नशिस्तें हैं। जमायत इस्लामी से बात करेंगे और PTI वालों से बात करेंगे। सबसे हमें तो देखें, यही पॉलिटिक्स क्या होती है कि बैठ के बात करें और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर इनफ्लेक्सिबिलिटी हो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ आपसे, तो हम डिक्टेटर तो नहीं है कि किसी से भी बात ना करें। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और हम सबके पास जा भी सकते हैं और दूसरे भी हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, शेख रवेल असगर साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और कई सियासी जमातों को इस वक्त इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हैं और ख़ासतौर पर कराची में जमात इस्लामी को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी जानिब से एहतजाज भी शुरू कर दिया गया। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ हलकों के पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं और उन फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा कुछ और है, लेकिन विनर किसी और को वहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। तो अब इस सूरत हाल का हल क्या है और ये मामला आगे किस तरह से बढ़ेगा, गुफ्तगू करेंगे। फरीद पराचा साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर कायम खानी साहब MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो फरीद पराचा साहब, बहुत बड़ी तादाद में आप लोग के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन नताइज पर। आप लोग एहतजाज तो शुरू कर चुके हैं, मुतल्लिका फोरम्स पर जब आप जा रहे हैं तो वहां से आपको क्या जवाब मिल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मुतल्लिका फोरम में ऐन इंतखाब वाले दिन भी उसका दरवाजा खटखटाया था, चाहे वो इलेक्शन कमीशन सिंध है या इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। हम ये समझते हैं कि ये इंतखाब पर वक्त होना, 8 फरवरी को होना और कराची को छोड़कर बाकी मुल्क में इंतखाबी अमल के दौरान कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन कराची के अंदर तो यूं हुआ है कि जैसे इंतखाब के साथ नताइज का सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है। वहां तय कर दिया गया कि जो है वो इनको सीटें फलां को देनी है, इतनी फलां को देनी है। और इस अंदाज पर जब ये किया गया तो उसका नतीजा फिर ये था कि जी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। यानी फॉर्म 45 के अंदर अगर एक मेंबर के 3435 हैं तो फॉर्म 47 के अंदर उसको 31,432 देकर उसको कामयाब करार दे दिया गया। और ये तमाशा जो है वो इस तरह कौमी असेंबली की सीटों पे भी, सूबाई असेंबली की सीटों पे। और फरीद साहब, ये अंदाजन कितनी सीट्स पर किया गया? यानी आपके पास तो सबूत और शवाहिद मौजूद होंगे अगर आप मुतल्लिका फोरम्स पर जा रहे हैं, तो ये कितने हलके ऐसे हैं कि जहां पर ये हुआ? कानूनी दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, हम एहतजाज भी कर रहे हैं, हम सड़कों पे भी हैं। और कराची के इंतखाब पर कोई सिरे से, यानी यूं लगता है जैसे कराची से इंतकाम लिया गया। यानी ये है कि कराची को एक मर्तबा फिर आग और खून और उसी पत्थरखोरी और उसी के हवाले करने का कहीं फैसला हो गया। और कोटा सिस्टम, यानी अजीब तो गरीब बात थी, आरओ से जो है वो जबरदस्ती लिए जा रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि बस यहाँ दस्तखत कर दें। और उसके बाद अगर ये टोटल किया जाएगा तो ये बात भी सामने आएगी। तो फरीद साहब, ये कौन, ये इंतजामिया कर रही थी? ये इंतजामिया कर रही थी या कोई सियासी जमात इसमें आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि ये जो बेनिफिट हुआ है, जो यहाँ पर सियासी जमातें जो जीती हैं, 15 MQM और 7 पीपल्स पार्टी, MQM को किया गया है। अच्छा, तो ये नहीं, उसकी वजूहात आपकी क्या समझ आती है? यानी आपका क्लेम कितनी सीट्स पर है कराची में? देखिए ना जी, हमारे पास तो बिल्कुल वाज़े आदाद शुमार मौजूद है। इसका फायदा ये था कि जी दबाव डाले जाएं, दबाव डालने के लिए भी तो एक पार्टी हो, वो जो जिनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वो पार्टी भी उनके पास हो और वो किसी तरफ भी तवाज़न इधर से उधर करना है या उधर से इधर करना है, या अदम पहले एक पार्टी के साथ जोड़ना है फिर उसके खिलाफ करना है। पहले जो है वो, और खुद सिंध के अंदर भी यानी एक लीवर जो है वो मुख्तदार तबकात के पास रहे, तो इसी के लिए ये सारा कुछ किया गया। चलें फरीद साहब, मैं आपके वापस भी आता हूँ। शब्बीर कायम खानी साहब, ये 15 नशिस्तें आपकी कराची में और 7 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की, ये नतीजा आप लोगों के लिए हैरान कुन है या एक्सपेक्टेड था कि 7 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, तो उस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि आपके मैंडेट पर तो जमात इस्लामी एतराज़ उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल हम भी कुछ हैरान और परेशान इस तरह से हैं कि हमारी जो शहर में जो हमारी सीटें थी 18 हमें सीटें जीतनी थी, जो हमारी वर्किंग थी, जो हमारा काम था, उस पे जो हमारा टारगेट था, हमने 18 सीटें इस शहर से जीतनी है 22 में से, लेकिन हम 15 सीटें जीते हैं, 3 सीटें अभी भी हमने लूज की हैं। चलो, हम तो सबर किया हमने कि हमने चलो 3 सीटें इलेक्शन में हार जीत होती है। अब ये जो भी दीगर पार्टियां हैं, ये उनको भी मान लेना चाहिए कि हम वोटों के जरिए मुंतखब हुए हैं और हर हारने वाली पार्टी इलेक्शन के बाद इसी तरह करती हैं। जिस तरह मौसूफ पराचा साहब फरमा रहे थे कि हम ये सीटें कराची में कोई नई थोड़ी है MQM के पास। भाई MQM आप देख लें 1988 से 35 साल से MQM इस शहर में जीतती चली आई है। आप तारीख उठा के देख लें
अब गुज़िश्ता इलेक्शन में 2018 में तो एमक्यूएम के मैंडेट पर डाका डाला गया था। एमक्यू की 14 सीटें ऐसी पार्टी को दे दी गई जो जिस पार्टी के शहर में वजूद भी नहीं था। अब वो मैंडेट हमने दोबारा, जो हमारा खोया हुआ मैंडेट था, हमने वोटों के जरिए वापस हासिल कर लिया है। कराची में अगर कोई मुतालिक पार्टी हमारी, हम वो लोग थोड़ी के जुम्मे की नमाज के बाद हम खड़े होकर रोड पे पंपलेट बांट रहे, नहीं भाई, हम आवाम के दिनों पे हुक्मरानी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले जो सर्वेज आ रहे थे, मुख्तलिफ बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि सर्वेस कर रहे थे, लोगों में जा रहे थे, हम खुद भी हल्कों में गए। जमात इस्लामी की भी मकबूलियत और लोगों में एक एक्सेप्टेंस थी। उनके हाफिज नईमुर रहमान से मुतालिक भी कहा जा रहा था कि कम से कम वो तो अपनी सीट निकालने में यहाँ से कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक सीट भी जमात इस्लामी नहीं निकाल सकी। ये हैरानकुन बात नहीं है? नहीं, जमात इस्लामी तो सीटें जीते, हाफिज नईम साहब तो खुद जीते ना, सूबाई की सीट और कौमी की हार गए। कौमी हार की तो होती, मैं तो खुद इलेक्शन हारा हूँ, मैं खुद सूबाई का उम्मीदवार था PS 96 से और पार्टी का एक मैं सीनियर रहनुमा हूँ। अगर धांधली हो रही होती तो क्या मैं हार जाता? शबीर साहब, सिद्दीकी साहब जो एनए का इलेक्शन लड़ रहे थे, सूबाई सीट से हाफिज साहब जीते हैं, तो हाफिज साहब ये कह रहे हैं कि वहां से वो नहीं जीते हुए, वहां से तो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीते हुए, इसलिए वो सीट को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये तो एक, चलो एक सियासी बात है ना, अगर वो इस बात को समझ रहे हैं। हम तो भाई, हमने ये तो मैंने कहा ना, हर पार्टी के अंदर जो लोग हार जाते हैं इसी तरह की बात करते हैं कि हमें हराया गया। नहीं हराया, नहीं, तुम्हें लोगों ने हराया, लोगों ने हराया, लोगों ने वोट नहीं दिया ना आप लोगों को, आपको लोगों को वोट नहीं दिया आपने। अब इस बात को, अब अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहे हैं, आइंदा 5 साल के लिए तैयारी करें। अभी रोड पर आने से, अभी राजा साहब फरमान थे, अभी हम रोड पर भी हैं और हम, ठीक है, आपका आईनी और जमहूरी आपका हक है, कानूनी हक, आप बिल्कुल जाए, आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आप अदालत में जाएं, बट ये कि आवाम, आप रोड पर आकर क्या करेंगे? रोड पे आने से क्या होगा? रोड पे तो हम हमेशा होते ही हैं, आप रोड पर। अभी रोड की सियासत ना करें। अभी जो पार्टी जीत गई है, आप उनके मैंडेट का एहतराम करें। और इस वक्त मुल्क, आपको पता है कि किन मराइल से गुजर रहा है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। अभी आइंदा आने वाले 5 साल के लिए आप तैयारी करें। अगर आपके काम अच्छे होंगे, अगर आपका मैनिफेस्टो अच्छा होगा, आपकी बातें अच्छी होगी, तो लोग यकीनन आपको फॉलो करेंगे और आपको मुंतखब करेंगे आइंदा 5 साल के लिए, 5 साल बाद। तो थोड़ा सा इंतजार करें। अब जो पार्टियां जीत गई हैं वो धांधली, अब देखें, अभी आज तो जीडी का भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है हैदराबाद में, वो भी नहीं मान रहे। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके साथ किया है, उन्होंने सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने धांधली की। हम कब कह रहे हैं, जिन लोगों ने धांधली की वहां हुई है धांधली। और शबीर साहब, कराची में की है? कराची में किसी ने धांधली की है, नहीं की है? कराची में भी मैंने कहा ना, हमने 3 सीटें हारी ना। अगर पीपल्स पार्टी की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी हुई जो पीपल्स पार्टी कराची में 7 सीटें जीत गई हैं। आप 1988 में हमारी 12 सीटें थी, 1988, उसके बाद हमारी सीटें बढ़ती चली गई कराची में। 2018 के बाद आप देख लेना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ 3 सीटें थी, आज उनके पास 7 सीटें आ गई। इनकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी, कौन सी ऐसी कारकर्दगी, 15 साल में इन्होंने कौन सी दूध की नहरें बहा दी हैं, शहद की नहरें बहा दी हैं। शबीर साहब, उन 3 हल्कों में आप ये मुतालबा नहीं कर रहे मुतालिका फोरम्स पर जाकर के हमारे साथ भी ज्यादती हुई है और फॉर्म 45 उन सीट्स के आपके पास होंगे, उन हल्कों के, तो फॉर्म 45 और 47 के रिजल्ट सेम? हमारे पास सर्टिफाइड फॉर्म 45 हमारे पास हैं। इलेक्शन कमीशन अगर मांगेगा वो तो पेश कर देंगे ना, और पेश करेंगे। जाहिर है, ऐसे तो नहीं, कोई मजाक बात तो नहीं है। इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, पोलिंग का अमला मौजूद था। जिन 3 हल्कों में आप एतराज कर रहे हैं, वहां के फॉर्म 45 आपके पास हैं और उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी वहां जीती है, यानी फिर तो वो सही जीते हैं ना? हमारे पास तमाम 45 फॉर्म 45 मौजूद है हमारे पास। वो हम भी तो जा रहे हैं ना, हम भी तो जा रहे हैं इलेक्शन का, हम भी तो चैलेंज करेंगे कुछ सीटों में जहां धांधली की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो हम भी तो चैलेंज करें। हम कब करेंगे हम चैलेंज नहीं कर रहे? अच्छा। जहां हमारे साथ ज्यादती हुई हम करेंगे, और बाकी हर एक को हक है ना कानूनी। हम कोई लड़ थोड़ी रहे, हम कोई रोड पे थोड़ी आ रहे हैं। अगर रोड की सियासत करेंगे तो जिस दिन अगर एमक्यूएम रोड पर आ जाती है मुजाहरे, तो फिर कोई घर से नहीं निकल सकेगा। भाई बात ये रोड की सियासत ना करें ना आप लोग। अभी रोड के साथ लोग बड़ी मुश्किल से, लोग कराची का अमन बहाल हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि अपने कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करते रहें, लेकिन सड़कों पर एहतजाज ना किया जाए। तो फरीद पराचा साहब, अब ये कानूनी ऑप्शंस को आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शवाहिद फरीद पराचा साहब आप लोगों के पास हैं, जिन हल्कों में आप लोगों के साथ आप बकौल आपके के धांधली हुई है, तो वहां के तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 और फिर उस पर सबके दस्तखत, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं जिनको आप पेश करेंगे आगे? कोई मामला तो ऐसा होता है कि जिसको ट्रिब्यूनल तक जाना है, लेकिन ये तो धांधली उसका एक अगली स्टेज है। यहाँ तो ये है कि सीटें तकसीम की गई हैं, तो वो तो यानी मामला उस तरह से नहीं है कि जो किसी को आपने ट्रिब्यूनल में जाना है। मैंडेट का हमने एहतराम किया। अगर पीटीआई का मैंडेट था तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपनी सीट छोड़ दी। हम मैंडेट का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन जाली मैंडेट तो नहीं ना, यानी सारा दिन इनके कैंप खाली रहे, बलदियाती इलेक्शन लड़ने की इनको जरूरत नहीं हुई। जो कुछ कराची के साथ इन्होंने किया, कराची के शहरियों के दिल के अंदर
किस तरह के जज्बात मौजूद हैं इन्हें खुद मालूम है। और उसके बाद ये कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी थी। खुद अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कुछ बयान दिए हैं उसके बाद और किस गवाही की जरूरत है कि उन्होंने भी कहा कि ये जो कुछ हो गया है ये तो मतलब एक तरह से गद्दारी है महाजरों के साथ। अब अंदाजा लगाएं कि ये आप जिस सियासत पे जा रहे हैं इस सियासत का आपको क्या फायदा होना है और इस तरह के जाली मैंडेट के साथ आप किसके खिदमतगार फरीद साहब, इस जाली मैंडेट को आप साबित कैसे करेंगे कि जाली मैंडेट है? जाहिर है ये सिर्फ कहने से या सड़कों पर एहतजाज करने से तो नहीं साबित होगा, कोई ऐसे सबूत, कोई शवाहिद ऐसे पेश करने पड़ेंगे कि उसके बाद ये साबित हो। ये साबित करने के लिए आपके पास क्या क्या कुछ मौजूद है? ये दोनों चीजें हैं हमारे पास। फॉर्म 45 हैं, हमने सारे एक एक फॉर्म 45 जो है वो हल्कों के इकट्ठे किए हैं। हम उसके मुताबिक जो है वो बिल्कुल कोई कमीशन कायम कर ले, यानी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले चीफ जस्टिस और आजाद कमीशन कायम करे। उन फॉर्म 45 के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार कराची के कुछ हल्कों पर जीते हुए हैं। उन फॉर्म 45 के मुताबिक आज के आपके कुछ उम्मीदवार जीते हैं यहाँ पर। कराची साहब को आवाज आ रही है? जी हाँ, नहीं आई थी। अब आप बताएं। जो फॉर्म 45 जो आपके पास मौजूद है उसके मुताबिक कराची के 22 हलकों में कितने हलकों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार जीते हुए नंबर 1 पर हैं? मतलब 6 के तो हमने आदाद व शुमार जारी किए हैं। अच्छा। सूबाई असेंबली के 6 हलकों के, उसके अलावा बाकी हमारे पास जितने कुछ भी आ रहे हैं कौमी असेंबली के कुछ भी हैं। अच्छा। पीटीआई के हैं, यानी एमक्यूएम तो कहीं है ही नहीं ना, चौथे नंबर पे है। अच्छा। अगर कहीं पर कोई है कि या जमात इस्लामी है या पीटीआई है तो वो हमारे पास भी मौजूद है, उनके पास भी मौजूद है। ठीक है, चलें अब ये जब आगे जाएंगे मुतालिका फोरम पर तो वहां पर ये फैसला होगा। अब शबीर साहब, ये जिस तरह आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के साथ, विफाक में भी आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल हैं, वो भी शामिल हैं, ज़ाहिर है नून लीग की हुकूमत होगी लेकिन आप दोनों ही शामिल हैं। सिंध की हुकूमत में भी आप शमूलियत का इरादा रखते हैं, कोई ऑफर अगर वो आपको करते हैं तो फिर उनके साथ यहाँ चलेंगे तमाम तरह एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ भी? अच्छा जी, एक मैं गोशगुजार कर दूं। पहले तो आज ये तय कर लें कि ये बता दें कि जो मेहमान आपके दूसरे दीगर सामने बैठे हुए हैं इनसे पूछ लें कि जमात इस्लामी क्या कराची की पार्टी है या पाकिस्तान की पार्टी है। चलो अगर ये बोलते हैं कराची की पार्टी तो कराची में तो एमक्यूएम ने धांधली कर ली, मान लेते हैं सपोज एक मर्द। लेकिन पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ जमात इस्लामी? क्या वहां पे विन किया जमात इस्लामी ने? सिर्फ दर्द इनको कराची का है। भाई कराची का दर्द क्यों है आपको? कराची में हमेशा एमक्यूएम का मैंडेट रहा है। कराची की आवाम ने जो कराची की ऑन करती है उस पार्टी को दोबारा मैंडेट लौटाया है वोटों के जरिए। अब ये इल्जाम लगा रहे हैं धांधली के, भाई आपके इल्जाम लगाने से फर्क थोड़ी पड़ेगा। हमने सीटें जीती हैं और इंशाल्लाह ताला हमें आवाम के मैंडेट का एहतराम है और हम आवाम को डिलीवर करेंगे, क्योंकि माजी में भी एमक्यूएम ने डिलीवर किया है और अब भी हम यही इरादा रखते हैं और यही नहीं देखा। चलें, एमक्यूएम ये कह रही है कि हमने मैंडेट दिया, आवाम ने हमें मुंतखब किया, लेकिन जमात इस्लामी कह रही है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है और कम 6 से 8 नशिस्तें ऐसी हैं कराची में जिस पर वो दावा कर रहे हैं कि जमात इस्लामी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से फतहयाब हुई है। अब देखते हैं कि इस मामले का क्या नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, फरीद पराचा साहब। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जरा कुछ टेक्निकल इशू समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन अब तक बहुत सारे मामलात पर धांधली के अब तक फैसला क्यों नहीं कर सका और कब तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और इलेक्शन 2024 में सूरत हाल ये हो गई है कि हर सियासी जमात को एतराज़ात हैं और सिर्फ यहाँ पर हारने वाले नहीं बल्कि कई ऐसे जीतने वाले भी उम्मीदवार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी सीट्स छोड़ने की बात कर दी, जिन्होंने बताया कि ये सीट्स हमारी नहीं है बल्कि फॉर्म 45 के मुताबिक कोई और यहाँ से फतहयाब हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन के अपनी जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा या फिर बड़े पैमाने पर ये नाअहली उसकी सामने आई है, जहाँ फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, किसी हल्के का फॉर्म 47 कुछ और कह रहा है, कुछ जगहों पर तो फॉर्म 47 भी हमें एक के बाद दूसरा आता दिखाई दिया। तो अब जो एतराज़ात हैं तमाम सियासी जमातों के, इनको किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, इन पर किस तरह से कार्रवाई होगी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे सियासी जमातों के या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। कंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, आपकी नज़र में ये इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात काबिल इत्मीनान थे? इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी इसमें दुरुस्त रही या आपको कहीं कोई कमी खामी या उससे बढ़कर फिर नाअहली भी कहीं नजर आई है?
इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो अपने इंतजाम अच्छे तरीके से अदा किए, लेकिन चूंकि इलेक्शन पाकिस्तान जो है तमाम जितनी भी सूबाई गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनके जो रिटर्निंग ऑफिसरान हैं वो तो इंतजामिया से लिए गए। अब यहाँ जो फार्म 45 और 47 की जो बहस शुरू हुई है, ये रिटर्निंग ऑफिसरों की नाअहलियत की वजह से। रिटर्निंग ऑफिसरान को चाहिए था कि अपने फार्म 45 जो है ये फंडामेंटल बुनियादी दस्तावेजात है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी अगर कोई इलेक्शन के हवाले से कोई रिट करेगा तो फार्म 45 ही बुनियादी हैसियत का हामिल होता है। अब अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 45 और 47 के दरमियान कोई उसने को टेम्पररी करने की कोशिश की है तो यहाँ फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फार्म 45 और 45 और 47 दोनों देख कर अपना मुआवजा कर लें और ये मालूम हो जाए कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन के सामने ये बात आ जाए यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 45 को इग्नोर किया है या इसमें टेम्परिंग की है, तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ ज़ाब्ती कार्रवाई नहीं, उसको फौरी तौर पर शौकात नोटिस जारी किया जाए और उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमे तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल तो उसको सर्विस से मुअत्तल किया जाए। लेकिन ये सारे मामला तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। उनके पास आईनी और कानूनी इख्तियारात बेपनाह है आर्टिकल 220 के तहत, लेकिन इन हालात को देखते हुए हमें नजर नहीं आ रहा कि जगह जगह लोग 45 फार्म। लेकिन एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो फार्म 45 के बारे में भी शक व शुबहात पाए जाते हैं, इसमें बहुत से फोटोशॉप का खतरा भी है, टेम्परी का खतरा भी है। जो हारने वाला होता है वो अपने अपने तरीके के मुताबिक हालात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक सियासी कल्चर भी है, सियासी तौर पर ऐसा होता रहता है। कौन साहब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या फॉर्म 45 जाली भी बनाए जा सकते हैं और फिर उनको असली के तौर पर पेश किया जा सकता है? जी हाँ, बकायदा फार्म 45 को अगर किसी ने उसकी फोटोशॉप की है या उसके ये पर इलेक्शन के पाकिस्तान का फर्ज है, बड़ी कमेटी बनाए बैठाए देखें और कहें कि इस पर बाकायदा उसको आगे नादरा साथ मौजूद है, नादरा इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा है, वो एकदम वो फराजिक के जरिए तो पता चल जाएगा ये फोटोशॉप हुई है, जाली है कैसी, और जिसने वो जाली तौर पर पेश किया है जिस सियासी जमात के नुमाइंदे ने या कैंडिडेट ने उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर किसी ने रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी कोई हाथ की सफाई की है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। तो ये दोनों कंवर साहब अभी तक हम ये मुतालबा ही कर रहे हैं आप और हम मिलकर ही इलेक्शन कमीशन से कि ये सारे स्टेप्स लिए जाएं। आज 7-8 रोज गुजर चुके हैं, इलेक्शन के नतीजे भी आए हुए, अब तक ये हो नहीं जाना चाहिए था? जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं जो उनके क्लेम्स हैं कि उनके पास अपने हल्कों के फॉर्म 45 मौजूद हैं और वो 30 से 40 नशस्तें क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर उनके साथ धांधली हुई है, किसी और का नतीजा अनाउंस कर दिया गया विनर के तौर पर, अब तक तो ये मामला हल हो जाना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? ये दुरुस्त फरमाया आपने, आपका तजिया बिल्कुल दुरुस्त है। दिन बाद ये 8 फरवरी को आपके इंतखाबात हो गए हैं, तो आज 16 तारीख है, 16 फरवरी है आज, तो ये 4-5-6 दिन गुजर गए हैं। ये तो इमीडिएटली जो है चंद घंटों में जो है सारा फैसला सामने आ जाता है। लेकिन बहरहाल लेकिन ये भी आप हमें भी इलेक्शन कमीशन भी दो राय पे खड़ा है, वो इसलिए कि आप इलेक्शन कमीशन ने जो फोटो स्टेट कापियां आ रही हैं या फार्म 16 मतलब फार्म 45 दिखाया जा रहा है और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तो एक्शन ही लेगा, वो हकायक बयान पूछा जाएगा। जो कैंडिडेट जिसके पास फार्म असली ओरिजिनल है फार्म 45 जो उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिए हैं, अपने पोलिंग एजेंट्स के जरिए लिए हैं, तो वो अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो इलेक्शन कमीशन को पेश करें। इलेक्शन में चाहिए कि बहुत बड़ी 4-5-10 जो है कमेटियां बना दें और उसमें फार्म जो है फार्म 45 की फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें 47 के साथ। अब वो रिटर्निंग ऑफिसर ना करवाएं, रिटर्निंग ऑफिसर जिसने गड़बड़ की है टेम्परिंग की है वो क्यों हकायक बयान करें। और कंवर साहब ये जो इसमें ताखीर हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसकी क्या वजूहत आपको समझ आती हैं? जो कि जितना ताखीर होगी उतने ज्यादा इल्जाम सामने आएंगे, उतना ही मामला मशकूक होता जाता है। नहीं, अब तो मामला खत्म हो गया है। देखिए पंजाब का जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं और कौमी असम्बली के जो मेंबरान का जो गजट नोटिफिकेशन तो हमारी इतला के मुताबिक कल कर दिया जाएगा, यानी 17 तारीख को इस चीज़ की तवक्को की जा रही है कि वो 17 तारीख को जो है ये 17 को सुनने में आया है, आज मुझे इतला मिली है कि वो 17 तारीख को गजट नोटिफिकेशन पंजाब का पूरा सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का कर देंगे 17 को। और इसकी बुनियाद पर हमें जो इतलात मिल रही है वो 22 के लगभग जो है वो सूबाई असम्बली का इजलास तलब
किए जाने का इम्कान है उसकी रोशनी में। तो उसके बाद में 3 दिन कमर साहब, फिर ये इलेक्शन कमीशन जब ये ऑफिशियली अनाउंस कर देगा तो उसके बाद जिन लोगों के पास अपनी अपनी जीत के सबूत मौजूद हैं और वो क्लेम कर रहे हैं और वो इलेक्शन कमीशन के नतीजे के मुताबिक हारे हुए हैं, फिर उनके पास क्या ऑप्शंस बाकी रह जाएंगे? वो इसके बाद के सबसे बड़ा 2 तरीके हैं। अगर बहुत शदीद किस्म की मुतनाज़ा है मामला ऐसा जिस पर इलेक्शन कमीशन मुतमईन हो जाए कि वाकया यहाँ गड़बड़ हुई है, टेम्परिंग हुई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 के तहत उस हल्के को दोबारा इंतखाबात भी करवाया जा सकता है, या फारग 45 की बुनियाद बनाए कि ये दुरुस्त है और रिटर्निंग ऑफिसर से दानिस्ता या नादिस्ता गलती हो गई है तो वो तब्दील कर सकता है सेक्शन 9 के तहत। इसके बावजूद भी अगर किसी को शिकायत हो या बाद में शिकायतें आ रही हो तो फिर वो 45 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपनी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में उसकी दरखास्त जमा करवाएगा। फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए हैं, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फैसला करेगा और उनके लिए भी इलेक्शन एक्ट के तहत 4 महीने के अंदर अंदर उनको अपना फैसला करने के इख्तियारात हैं। और तो ये सारे मामले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं सारे। तो कौन सा हमारी सियासी जमातों का अपना एक है, सियासी नारा होता है, सियासी खेल होते हैं, सियासी बातें होती हैं, लेकिन सारी बातें सियासत को एक तरफ रखें लेकिन हकायक को दखते हुए इलेक्शन कमीशन सबको मुतमईन करे। तो कौन साहब, एक आखिरी सवाल कि ये किसी भी कैंडिडेट की जीत की जो बुनियाद होती है, जो अनाउंसमेंट होती है, वो फॉर्म 45 की बुनियाद पर ही की जाती है, उसी के फिगर्स को देखकर ये तय किया जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जीता है, कौन सा नहीं जीता है, यानी फॉर्म 45 की सबसे ज्यादा अहमियत होती है इस पूरे अमल में? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैंने भी अर्ज यही किया कि फारग 45 की बुनियाद ज्यादा जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है, वहाँ जो पोलिंग स्टेशन पर जो गिनती होती है वो काउंटिंग होने के बाद जो फारग 45 तैयार करता है, तो वही बुनियाद है, वही सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। अगर कोई केस लेके जाएगा तो असल इलेक्शन ट्रिब्यूनल हो कहीं भी हो तो फारग 45 की ही बुनियाद पर रखा जाता है। अब अगर फारग 45 को अगर चेक करना पड़े तो फिर नादरा से चेक करवाया जा सकता है। उसकी बकायदा फीस होती है, अच्छी खासी फीस है, बड़ी अमाउंट ज्यादा होती है, लेकिन वो अगर नादरा इसकी मैं मिसाल देता हूँ। वो ये होता है कि जब कासिम सोनी साहब थे, जब बलोचिस्तान से इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली का, जब उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्त दी असलम जोहरसानी साहब ने, तो दरखास्त दी गई तो वहाँ साबित ये हुआ, उन्होंने नादरा को सारा केस भिजवा दिया, फीस जमा करवा दी, 50-60 लाख जमा थी। तो नादरा ने रिपोर्ट ये पेश की कि कासिम सूरी के हल्के में तकरीबन 22 से 25 हजार जो बैलेट पेपर थे उस पर अंगूठे का निशान, बैलेट पेपर पर नहीं, काउंटर फाइल पर जो 10 अंगूठे लगाए जाते हैं वो जाली थे। सही, वो जाली थे और उसकी बुनियाद पर उन्होंने कासिम सूरी साहब को डी सीट कर दिया था, नाहिल करार दे दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए मेहरबानी फरमाई और उनको रिलीफ दिया। बिल्कुल सही। तो जिन लोगों के क्लेम्स हैं उनके पास ये तरीकाकार मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, और बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने वो पूरा अमल बता दिया कि किस तरह से अगर किसी को क्लेम करनी है अपनी जीत और उसके पास सबूत मौजूद हैं तो वो मुताल्लिका फोरम्स पर जा सकता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।